नमस्कार। आप लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं। हम द ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया सीरीज में आज हम उन महानुभावों को लेके लाए हैं जो आपके सामने हैं, जिनकी जिंदगी में उतार भी है, चढ़ाव भी है। लेकिन जो चढ़ाव है वो बहुत खास है। खास इसलिए है और उनसे हम जो जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का उत्तर या उसकी मानसिकता का या उसकी गहराई का उत्तर हमको यहाँ रह के नहीं मिल सकता है, जिसका जवाब यही श्रीमान दे सकते हैं। इनका नाम है श्री नरेश कौशिक। और मैंने अपने परिचय में इनके लिखा था कि नरेश कौशिक की आवाज से आप लोग बहुत परिचित होंगे, क्योंकि नरेश कौशिक ने हिंदुस्तान को बहुत रिपोर्ट किया है। उनसे उनके बारे में पूछेंगे, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने उसमें एक लिखा था कि बेलछी की स्टोरी शायद नरेश कौशिक जी ने कवर की थी। आज मुझे पता चला कि बेलछी की स्टोरी नरेश कौशिक ने कवर नहीं की थी, वो शायद अरुण रंजन ने कवर की थी। और उस समय दिनमान में नरेश कौशिक जी आ चुके थे या नहीं आए थे, क्या इसका मतलब है, इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। पर नरेश कौशिक जी की जो सबसे खास बात है, वो खास बात यह है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग उसमें चले गए, क्या कहते हैं, लंदन गए, उन्होंने काम किया और वहां से वापस आ गए, काम करने के लिए ही गए। लेकिन नरेश जी जो लंदन गए तो लंदन के होके रह गए। और लंदन में उन्होंने जिन जिन लोगों से जिन जिन लोगों को पहली बार बहुत सारी चीजें सिखाई, समझाई, उसमें हमारे गुरु एसपी सिंह भी थे। इन सारी चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में, दबाव के बारे में, स्टोरीज में हिंदुस्तान में क्या आसानी होती है या विदेश में क्या आसानी होती है, या यहाँ का क्या परेशानी है, वहाँ क्या परेशानी है। नरेश जी, आपका स्वागत है। आप हमारे सामने हैं, आप आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं बात शुरू करूं उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त विश्लेषण क्या दे सकते हैं दर्शकों को। संतोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप मुझे ये अवसर दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्रकार जो मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर और ज्यादा अनुभवी रहे हैं, उनकी श्रेणी में आपने मुझे शामिल किया, तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल मुझे समाचारों का शौक शुरू से था। घर में अखबार पढ़ना एक अनिवार्यता जैसी थी। हम लोग मैं अपने पिताजी के साथ 9 बजे की जो रेडियो की जो बुलेटिन है उसको मैं जरूर सुनता था। और इसके अलावा मुझे स्कूल के समय से ही जो जो ये राजनीतिक सभाएं हैं इनमें जाने का शौक था। तो मैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश शास्त्री, मधुलिमय, इन सब लोगों को मुझे इनके ओजस्वी भाषण सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उससे राजनीति को धीरे धीरे समझने का अवसर मिला। और तब फिर जो है घर के हालात ऐसे हो गए कि मुझे बीए करने के दौरान ही मुझे कुछ काम करना शुरू किया। क्या जैसे तैसे मैंने बीए शुरू की, लेकिन मुझे कहीं एक क्लर्क की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे लगा कि ये तो मैं ये काम तो मुझे नहीं करना, मुझे तो पत्रकार बनना है, समाचारों की दुनिया में जाना है। तो मुझे पहले मैंने कोशिश की एक आध जगह कहीं अखबार में लिखने की, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 2 ही अखबार थे, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स। वहां बड़े सीनियर लोगों को ही छापते थे, तो मेरा वहां कहीं कोई चांस नहीं था। तो मैंने आकाशवाणी में, क्योंकि मुझे रेडियो का भी शौक था, तो वहां मैंने वहां गया। तो मैं ड्रामा ऑडिशन पास करके, मुझे पता ही नहीं था और कैसे आप वहां घुस सकते हैं। तो ड्रामा ऑडिशन मैंने पास कर लिया, लेकिन मैं कोई ड्रामा नाटक तो मुझे करने आते नहीं थे। किसी तरह से कैसे मैं पास कर लिया मुझे खुद पता नहीं है। तो मैंने फिर वहां करंट अफेयर्स, आपकी 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 आवाज की क्वालिटी ने शायद आपकी मदद की होगी। नहीं, दरअसल क्वालिटी तो बहुत लोगों की अच्छी होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि पत्रकार बनने के लिए खाली आवाज नहीं, आप में क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, जो जिज्ञासा। मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ, आज रेडियो ऑडिशन को पास करने की बात मैं कर रहा हूँ। जी, रेडियो ऑडिशन मैंने ड्रामा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वहां आप कैसे जा सकते हैं। तो वहां मैंने कई बार पत्र लिखे, कहीं कुछ वहां जो टॉक्स में जो काम जो हिस्सा लेते थे,
करंट अफेयर्स में, उनका तो कोई ऑडिशन होता नहीं था। तो मैंने सोचा मैं कैसे वहां जा पहुंचूं। तो मैंने वहां पता चला कि वहां ड्रामा में एक ऑडिशन होता है, तो कोई भी पब्लिक का आदमी वहां जा सकता है। तो मैंने वहां ड्रामा ऑडिशन पास किया, कुछ 2-4 ड्रामे में हिस्सा लिया। लेकिन मेरा तो लक्ष्य तो वहां करंट अफेयर्स में जाने का था, युवाणी से। तो वहां पर जो न्यूज करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है वो मैंने करने शुरू किए। उसके बाद में फिर मुझे ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्रेनीशिप के लिए फिर मैंने अप्लाई किया, और कई सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पहुंच गया। बल्कि मैं उसका एक उदाहरण देता हूं जो 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 मुझे मतलब मैं अपने को बहुत ही जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, और जिसे कहते हैं कि आपको ये काम लक्ष्य है, आपको करना है। तो मैं मेरा 22 सितंबर को इंटरव्यू था दिल्ली में। तो मैंने उसमें वात्स्यायन जी, गे जी उसमें मेन थे, और उसके बाद में बंबई पहुंचने के लिए आपको उस सीढ़ी को पार करना था। तो मैं चाहता था कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू हो उस दिन मेरा कहीं लेख छपे। तो मैं नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये 2 अखबार थे। उन्होंने कहा कि आप कौन है, आपका हम कैसे है, आपको जानते भी नहीं, आप पहले भी आ चुके हैं, हम कैसे लेख छापे, और आप ये भी चाहते हैं कि 22 सितंबर को आपका लेख छपे, आप जाइए यहाँ से। तो है, तो मैं फिर एक वहीं पर बहादुर शाह जफर मार्ग पर वीर अर्जुन एक अखबार निकलता था, तो मैं वहां चला गया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो है, आप ये मैंने लेख लिखा है, कोई करंट अफेयर्स पर था। कहा कि ये 22 सितंबर को आप छाप दीजिए। तो वहां जो संपादक थे मेरी तरफ देखने लगे कि अरे आपने कैसे सोच लिया कि हम छापेंगे ही पहली बात, और वो भी 22 सितंबर को, लेकिन आप इतने आग्रह कर रहे हैं तो हम छाप देंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, पैसा क्यों चाहिए। तो जो है, मुझे लोगों ने वार्न किया था कि वात्स्यायन जी क्योंकि मैं साहित्य का जो स्टूडेंट था नहीं, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। तो मैंने, मेरा ये तय था कि मैं साहित्य के बारे में पूछेंगे तो मैं उनको, अर्थशास्त्र जो मेरा विषय था, मैंने एमए किया था इकोनॉमिक्स में, तो उस पर मैं चला जाऊंगा। लेकिन वहां उन्होंने तो जैसे ही वहां शुरू हुआ कि वहां जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ कहाँ लिखा है। तो मैंने तो कहीं लिखा नहीं था। मैंने कहा आज ही मेरा लेख छपा है। तो वात्स्यायन जी ने जैसे ही वीर अर्जुन देखा तो उनको लगा कि ये तो कोई मामला ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। तो जैसे ही वो साहित्य की बात करते मैं इकोनॉमिक्स पर ले आता, और मुझे मालूम था कि इकोनॉमिक्स के मामले में मुझे वात्स्यायन जी से ज्यादा जानकारी है। तो फिर वात्स्यायन जी ने पकड़ा कि नहीं, देखिए ये तो आपका विषय, इसके बारे में आप जानते हैं, अब आप मुझे बताइए साहित्य में आपने क्या पढ़ा है। अब खैर मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा था वो उनको बताया। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यू अच्छा हुआ, क्योंकि न्यूज और करंट अफेयर्स के वो दिनमान स्थापित कर चुके थे। वो वात्स्यायन जी तो हर चीज को जानते थे, परखना जानते बिल्कुल थे। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर मैं बंबई गया, और मैं तो पहली बार बंबई गया था। तो सबसे पहले तो मैं समुद्र देखने गया, कि मैंने समुद्र, हम तो नॉर्थ के लोग कहाँ समुद्र देखते हैं भाई। तो खैर मेरा वहां इंटरव्यू हुआ धर्मवीर भारती गे जी। तो ये तो तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मुझे चुन लिया गया। तो हम 16 लोग थे, 16 में से 5 हिंदी के थे, 10 अंग्रेजी के, और 9 अंग्रेजी के नहीं, 10 अंग्रेजी के और एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उसके बाद में ये हुआ कि मुझे तो दिनमान में काम करना है। तो 1 साल की ट्रेनिंग तो हो गई। ट्रेनिंग के दौरान मैं चला गया था दिनमान में, वो भी क्योंकि मुझे दिनमान में काम करना था। तो वात्स्यायन जी जब मेरी ट्रेनिंग के लिए नवभारत टाइम्स में ट्रेनिंग के लिए कहा, तो वात्स्यायन जी के पास गया। और देखिए वात्स्यायन जी, मैं तो दिनमान में काम करना चाहता हूँ, आप ही ने स्थापित किया था, तो मेरी तो वही इच्छा है काम करने की। तो वात्स्यायन जी को अच्छा नहीं लगा कि उनको उनके अखबार में काम करने के लिए कोई मना कर रहा है। तो उनका वात्स्यायन जी के बारे में ये था कि जब उनको गुस्सा आता उनका चेहरा लाल हो जाता था, तो उनका चेहरा लाल हो जाता। तो मुझे लगा कि ये तो जो है कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन खैर उसके बाद में जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, तो धर्मयुग में धर्मवीर भारती जी ने मुझे बुलाया कि आपको, तो जिस तरह के उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, लगा कि मुझे तो वहां ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है।
तो मैंने कहा देखिए भारती जी धर्मयुग में कौन काम करना नहीं चाहेगा, लेकिन मेरी तो परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं दिल्ली में जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आप धर्मयुग की तरफ से दिल्ली में रख लीजिए। मुझे मालूम था कि वो उनके लिए संभव नहीं है। कहा कि देखिए ये तो संभव नहीं है, हम कोशिश कर चुके हैं, उदयन शर्मा को हम रखना चाहते थे लेकिन मैनेजमेंट ने अनुमति नहीं दी और उसमें ज्यादा खर्चा होता है। तो उसके बाद में ये हुआ कि अब मुझे कहाँ भेजें, दिलमान में वैकेंसी नहीं है। तो मेरे पास मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर का मैसेज आया कि आपका लेटर टाइप हो गया अपॉइंटमेंट और आपको बधाई हो, आपको माधुरी में भेजा जा रहा है, आप तो फिल्म जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा, जो नवभारत टाइम्स में धर्मयुग में नहीं जाना चाहा उसमें आप माधुरी में भेज रहे हैं। तो मैंने अरविंद कुमार जी संपादक थे, अरविंद जी से मैंने कहा कि प्लीज मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, प्लीज कहिए कि इसको, कहा कि नहीं मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, मैं भी सीख गया था, मैं तुम्हें सिखा दूंगा सब फिल्म के बारे में। मैंने कहा लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ दिलमान में काम करना चाहता हूँ। तो खैर किसी तरह से मैंने जो है राम तरनेजा उस समय जनरल मैनेजर थे, उनसे मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि देखिए वहां कोई वैकेंसी नहीं हो गई और 5 साल तक भी तुम्हें कोई पक्की नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम सुपर न्यूमरेरी बन के रहोगे, जो कि मैंने कहा देखिए तरनेजा साहब, किसको टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 साल बिताने हैं। अरे वो कहा कि ये नया नया लड़का जो है ऐसी बातें कर रहा है, कहा कि आप जानते हैं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये तो मैं तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो खैर उन्होंने फिर भी जो है कोई उसका बहुत बुरा नहीं माना और रघुवीर सहाय जी ने, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले चुका था मुझे जानते थे, तो उन्होंने वहां ले लिया। तो ये तो मेरा जर्नलिज्म में प्रवेश है। और जो है दिनमान में रह के मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। जो सबसे बड़ी बात मुझे दिनमान में समझने को मिली कि खबर के पीछे क्या खबर होती है, वो कैसे जाना जाता है, या और वो बात मुझे आज तक काम करती है। मैंने बीबीसी में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी जगह काम किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए, हजारों लोगों को इंटरव्यू किया, लेकिन वो खबर के पीछे जो खबर होती है वो दिनमान में मैंने सीखी थी। और उसके लिए जो वहां उन्होंने मुझे जो प्रोत्साहन दिया, जो मैं जो स्टोरी करना चाहता था वो करने के लिए मुझे कहते थे। उसके बाद फिर मैं बीबीसी में जब, बल्कि बीबीसी का भी बड़ा विचित्र है मैं कैसे वहां पहुंचा हूं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का दिनमान की नियुक्ति का पत्र लेकर, उप संपादक का पत्र लेकर मैं ट्रेन में आ रहा था। तो एक साहब, तो ट्रेन में तो आप जानते हैं भारत में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तो एक साहब बात करने लगे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। देखा काहे का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि ये जो है किसी एक अखबार के इंटरव्यू का था। मैंने कहा पत्रकार तो मैं भी हूँ, मैं तो दिनमान में जा रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग खत्म कर चुका हूँ। कहा कि देखिए आप तो अनुभवी हैं, लेकिन जो है मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा वहां होगा नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने बीबीसी में एक नौकरी निकली है, वहां अप्लाई कर रहा हूं, पत्रकारों की वहां जरूरत है और वहां मेरा हो जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ मेरिट से लिया जाता है। तो वो बात मैंने उनको कहा कि भाई बहुत बहुत आपका तो है धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। तो मैं दिनमान ज्वाइन किया वहां। फिर कुछ दिन के बाद मैं स्टोरी कर रहा था, स्टोरी पर उस जमाने में तो गूगल होता नहीं था, तो हम अखबारों की फाइल देखकर रिसर्च करते थे। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन पहले की एक खबर थी, वो विज्ञापन था बीबीसी का, तो मुझे उस व्यक्ति याद आया, तो मैंने वहां बीबीसी में अप्लाई किया। और मैंने और मेरे एक और मित्र ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका पहली छटनी में रिजेक्ट हो गए थे। तो मैं उसके बाद में धीरे धीरे उसमें उस प्रोसेस में 1 साल के करीब लगा, और उसमें मुझे पहली बार नहीं दूसरी बार उन्होंने मुझे लिया, क्योंकि वो पैनल बनाया, उस पैनल में जब कोई वैकेंसी निकली तब फिर वहां, तो मैं उसके बाद फिर बीबीसी में आया। और मैं बीबीसी में मतलब बीबीसी में इतना हम लोगों ने नए नए प्रोग्राम शुरू किए थे, मैंने जो है उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि एक मैंने न्यूज गैदरिंग नेटवर्क पूरी दुनिया में हिंदी भाषी पत्रकारों का ढूंढा, उनको ढूंढ के उनका बनाया था और लोगों को इंटरव्यूज करना था। और इसके अलावा हमने जो ओरिजिनल प्रोग्राम किए, और फिर उसके बाद में जो मैं बीबीसी का पहला संवाददाता था बंबई में। और बंबई में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 3 राज्य मुझे कवर करने पड़ते थे। और मेरे साथ जो एक दक्षिण भारत का संवाददाता मेरा ही एक कॉलीग था जसविंदर, उसकी गोवा में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
तो मुझे 6 महीने के लिए साउथ भी, यानी पूरा आधा भारत में बीबीसी के लिए बंबई से करता था। कुछ ज्यादा ही मैंने अपने बारे में बता दिया, लेकिन और आपने जो बताया, मैं यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है। जी। सवाल नरेश कौशिक जी ये है कि आपने पत्रकारिता को शुरू किया, आपने हिंदुस्तान में पत्रकारिता की, लेकिन कम की, जैसा आपने बताया आप दिनमान में थे, फिर नवभारत टाइम्स के लिए भी कुछ किया। पर आप ये बताइए, यहाँ की पत्रकारिता में और आप विदेश में रह गए, पहली चीज तो लंदन में क्यों रह गए? जो लोग जाते हैं अपने घर वापस आते हैं, आपने लंदन में रहना क्यों स्वीकार किया? और स्वीकार किया तो जो विषय यहाँ आपको मिलते थे और वहां जिन विषयों के ऊपर आप रिपोर्टिंग करते थे या करवाते थे, उन दोनों में क्या फर्क था? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू के कुछ वर्षों में मुझे काफी एक जैसे कोफ जैसी होती थी कि वहां ज्यादातर काम ट्रांसलेशन होता था। जो ओरिजिनल प्रोग्राम जो होते थे वो न्यूज वाले नहीं थे। मेरा न्यूज के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, आज भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर मैं कोई जो मैगजीन प्रोग्राम भी जिसे हम कहते हैं वीकली साप्ताहिक प्रोग्राम, वो भी मैंने न्यूज जैसे विवेचना एक प्रोग्राम मैंने बरसों किया। और उसमें तो उसके बाद अब आज तक वो प्रोग्राम होता है। आजकल रेहान फजल उसको दिल्ली से करते हैं। लेकिन दिल्ली से कर रहे हैं। तो उसके कुछ समय के बाद में मुझे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। और उस समय लेकिन कोई चारा नहीं था। आप कहाँ जाएंगे? आप ब्रॉडकास्टर के तौर पर कोई बहुत तो आप अपॉर्चुनिटीज तो थी नहीं। वही रह दे के हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स, अब वहां क्या करेंगे? तो ये सोच के मैं फिर लेकिन वहां जो मेरे जो एडिटर थे, कैलाश बुधवार हिंदी सर्विस, उन्होंने कहा कि नहीं नरेश, तुम जरा इंतजार करो और हम कुछ करते हैं। तो उसमें मैंने आइडियाज दिया कि हमें बिल्कुल ओरिजिनल टेलीफोन बेस्ड प्रोग्राम करने चाहिए। और मुझे अभी तक याद है, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा का किया था। तो अच्छा। हेमवती नंदन बहुगुणा को वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जो चीफ जनरल सेक्रेटरी, उनको पद दिया था क्योंकि वो इंदिरा गांधी उनका महत्व समझती थी और वो अपने क्षेत्र में काफी जाने जाते थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने इंदिरा गांधी से मतभेद के बाद उन्होंने अपनी सीट से लोकसभा से इस्तीफा देकर और खुद इंडिपेंडेंट करके दिखाया था कि नहीं, वो इस इंदिरा गांधी पर निर्भर नहीं है। आज की तारीख में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको भारत की राजनीति में। तो हेमवती नंदन को मैंने, बहुगुणा जी को मैंने फोन किया, बहुगुणा जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। कहा कि लेकिन नरेश जी, आप तो लंदन में है, कैसे इंटरव्यू करेंगे? क्या किसी को भेज रहे हैं क्या मेरे घर? मैंने कहा नहीं, मैं ही इंटरव्यू करूंगा, टेलीफोन पर करूंगा। टेलीफोन पर कैसे कर लेंगे? मैंने कहा देखिए, मैं करता हूं इंटरव्यू और उसके आधे घंटे के बाद में आपको हमारा प्रोग्राम है, उसमें आप सुनिएगा, फिर मैं आपको फोन करके पूछूंगा। तो उस तरह से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद तो फिर जो है तमाम लोगों के हमने इंटरव्यू किए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने तो प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए, यानी राजीव गांधी, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन लोगों को मैंने इंटरव्यू किया। और जितने इंटरव्यू प्रधानमंत्रियों को मैंने किए हैं, उतने बीबीसी में किसी, कम से कम हिंदी में भारत के प्रधानमंत्रियों को किसी ने नहीं किए, हिंदी अंग्रेजी मिलाकर भी। तो मैं उस तो मामले में इन प्रधानमंत्रियों से जब आपकी बातचीत हुई, तो आपके ऊपर आज आपकी याद में क्या है? क्योंकि सारे लोग अब जीवित नहीं हैं। इनमें से किसका लोगों से सरोकार, किसका समाज के प्रति नजरिया, या किसका राजनीति को लेकर के ज्यादा गहराई या ज्यादा विराग, या कुछ और जो आपके दिमाग में आए, वो मुझे बताइए। इनको आपने जब इंटरव्यू का, था आपके ऊपर आज क्या छाप है, उनकी कैसी याद है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सभी अपने आप में वजनी लोग थे। और यहां तक कि राजीव गांधी, जिनके बारे में, राजीव गांधी को मैंने 2 बार इंटरव्यू किया था। और दोनों बार में मैंने, एक बार मैंने 89 में किया था, एक मैंने 90 में किया था। नहीं, 88 में किया था, 89 में किया था। 90 में मैं उनको उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले मिला था चुनाव सभा में गुजरात में। और उनसे बात हुई थी कि वो फिर मुझे इंटरव्यू देंगे। तो राजीव गांधी की मैंने कितना उनमें, वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में फास्ट लर्नर, उनमें राजनीतिक समझ 1 साल के भीतर के बाद जो मैंने इंटरव्यू किया, तो काफी परिपक्वता उनमें मुझे दिखी।
और ओके। जो है काफी चीजें वो समझते थे। लेकिन जिनसे मैं कहता हूं कि इंटरव्यू करके का अच्छा लगता था, क्योंकि काफी आर्टिकुलेट थे और स्टोरीज देते थे, वो चंद्रशेखर जी थे। और एक बात जो है उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये नहीं बताना, लेकिन मैं आज ये पहली बार ये स्टोरी आपके लाउड इंडिया के मंच पर बताना चाहता हूँ। प्लीज। चंद्रशेखर जी ने से मैंने पूछा कि चंद्रशेखर जी, आपकी नवाज शरीफ से बड़ी दोस्ती है? कहा कि नवाज शरीफ की मैंने जान बचाई थी। कहा कैसे? अच्छा। अब ये जो है मैं नहीं समझता कि इसके बारे में लोगों को जानकारी है। नहीं, किसी कहा को कि नहीं ऐसा, जानकारी, जब मुझे नहीं है तो किसी को नहीं है। हाँ, तो तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी कैसा ये कैसे हुआ? कहा कि देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री था, तो मेरे पास जो है एक खबर आई, सूचना आई कि जो है एक कोई लाहौर में एक कोई हमला होने वाला है। और और उसमें जहां वो हमला होगा, उसमें नवाज शरीफ के घर के पास है वो, तो नवाज शरीफ को नुकसान हो सकता है। हम्म। तो कहा कि मैंने जी। अपने सीधे तो मैं नवाज शरीफ से बात नहीं कर सकता था, तो मैंने जो है उनके पास खबर भिजवाई है कि भाई जो है चंद्रशेखर जी ने कहा है कि आप उस दिन अपने उस वाले मकान में ना जाएं, आप जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि उनका घर तो लाहौर में था, वो इस्लामाबाद में रहते थे। कहा कि आप लाहौर, जी। आपको जाना है लाहौर, आप ना जाएं। तो कहा कि उनको कहा कि जो है तुम्हारे भाई साहब, वो भाई साहब कहते थे चंद्रशेखर जी को, नवाज शरीफ। तो कहा कि ऐसा है कि उनसे कहना कि मेरे ज्योतिषी ने कहा है। कहा कि देखो, हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं और ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो मेरे ज्योतिष, और चंद्रशेखर, हम और आप जानते हैं कहाँ ज्योतिषी में विश्वास करने वाले, तो चंद्रशेखर जी तो हो ही नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा, तो वो हमला हुआ और चंद्रशेखर और नवाज शरीफ बच गए उसमें। अगर वो होते तो नवाज शरीफ की शायद जान चली जाती। नहीं होते, तो बिल्कुल। उसके बाद में जो है नवाज शरीफ, मैं जी जी, नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ ने उनको कहा कि भाई ये तो अ, तो कि भाई साहब जो है, मैं आपका बहुत मुरीद हूं, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। कहा कि देखिए, असल में तो मैं चाहता था कि हम और आप मिलकर कश्मीर की समस्या का समाधान करें, लेकिन मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है और मेरे बस का भी नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं उसको करते हैं। पंजाब में तुम्हारी मदद करो। और पंजाब में अगर आपको याद हो, चंद्रशेखर जी के जब बने थे तो बिल्कुल चरम पर था, और उसके बाद में उसमें कमी आनी शुरू हो गई थी। तो नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं उनसे हमारी बात कराओ, जो नहीं बात कर से उससे या तो तुम निपट लो या हम निपट लेते हैं। तो उसका इशारा जो है हम और आप समझते हैं कि क्या था। तो उसमें काफी फर्क पड़ा था। ये जो है, उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि ये खबर मैं ऑफिशियली तो मैं नहीं कह सकता, और अब क्योंकि चंद्रशेखर जी नहीं है तो हम ये शेयर कर सकते हैं, तो मैं पहली बार ये खबर आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से बहुत नवाज बहुत इसका धन्यवाद। शरीफ दोस्त। मैं आपको आधे मिनट में एक घटना और बताता हूँ, क्योंकि आपने चंद्रशेखर जी की घटना बताई। ये भाई साहब कैसे कहना शुरू किया नवाज शरीफ ने चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर जी ने यहाँ प्रधानमंत्री पद की जिस दिन शपथ ली, उसी दिन राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होने वाला था, राष्ट्राध्यक्षों का, माले में। चंद्रशेखर जी शपथ लेने के बाद सीधे हवाई अड्डे गए और माले पहुंच गए। वहां माले में सारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठे हुए थे, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के। वहां पर नवाज शरीफ ने एक भाषण दिया, और नवाज शरीफ के भाषण के बाद चंद्रशेखर जी ने भाषण दिया पूरे में। भाषण के बाद जैसे ही चंद्रशेखर जी मंच से नीचे उतरे, सामने नवाज शरीफ खड़े हुए थे। चंद्रशेखर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही अनौपचारिक आदमी थे, ठेठ देहाती आदमी जिसको कहते हैं, औघड़। चंद्रशेखर जी ने नवाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी, यही शब्द हैं, तुम बहुत बदमाशी करते हो, तुम बहुत बदमाशी करते हो। उन्होंने कहा तो आप बदमाशी का कारण खत्म कर दीजिए, बदमाशी खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर जी ने कहा क्या कारण है? कहा कश्मीर दे दीजिए। चंद्रशेखर जी कहने लगे दिया।
शब्द हैं जो चंद्रशेखर जी ने जी मुझे बताया कि जी मैंने उनसे कहा कि दिया कश्मीर। अब नवाज शरीफ तो बल्ले बल्ले कि पाकिस्तान में वो जीते, जो भूतो न भविष्यति हमेशा हीरो रहेंगे। चंद्रशेखर उन्होंने कहा क्या ये बात कर लेते हैं कैसे करना है। चंद्रशेखर का चलो, तो वहीं एक छोटा सा कमेटी रूम था उस हॉल में, माले में। चंद्रशेखर जी बैठे, नवाज शरीफ बैठे। नरेश जी, चंद्रशेखर जी ने कहा तुमको कश्मीर दे दिया, अब भाई साहब कैसे चलना है। कहा ऐसे चलना है कि हमारे भारत में 15 करोड़ मुसलमान है, उनको भी साथ ले लो। घटना देखिए, नवाज शरीफ चौंके, कहने लगे ये आप क्या कह रहे हैं। उनका कि ये नहीं कह रहा हूं, कश्मीर के ऊपर जो तुम कह रहे हो कि कश्मीर हमको दे दीजिए, तो कश्मीर की थ्योरी तुम आप लोगों की ये है कि चूंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में हर गांव में मुसलमान हैं। फिर यही तर्क वहां चलेगा कि यहाँ हिंदू ज्यादा है, मुसलमान यहाँ क्यों रह रहे हैं, और उससे देश में दंगा फैल जाएगा। मेरे पास न इतनी पुलिस है न सेना है जो मैं उनकी जान की रक्षा कर पाऊं। आप कश्मीर ले लो, उसके साथ ये 15 करोड़ मुसलमान भी ले लो। नवाज शरीफ साहब ने कहा भी जिंदा है वो। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं आपको भाई साहब कह सकता हूं। चंद्रशेखर ने कहा हाँ कहो। तो कहा भाई साहब फिर इस बात पर आप भी चुप रहिए जब तक मैं हूं, मैं भी चुप रहूंगा जब तक मैं हूं। हम लोग दूसरी बातों पे बात करेंगे। और तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे सीधी बात कैसे कर सकता हूं व्यक्तिगत। वहां से दोनों प्रधानमंत्री निवास में नवाज शरीफ और चंद्रशेखर जी के हॉटलाइन लगी, आपकी जानकारी के लिए। ये घटना थी वो चंद्रशेखर का जो एक वर्ड है ना हिंदी में, भदेसपन। जी वो जी कभी किसी के सामने आंख नहीं नीची करते थे। और चूंकि इतने स्वनिर्मित थे, आप भी जी स्वनिर्मित हैं, जी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। रामकृपाल नकवी आए वो भी स्वनिर्मित जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो स्वनिर्मित व्यक्तित्व तो होता है ना, ये बहुत निडर और बेखौफ होता है, वो कहीं भी घुस जाता है। तो आपने, अब मैं आपसे चंद्रशेखर जी के वीपी सिंह जी के बारे में पूछूंगा, या चंद्रशेखर जी की कुछ और याद हो तो वो भी बता दीजिए। तो घटना आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई जो उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। मुझे तो लेकिन ये आपने जो घटना बताई बताई थी है जो मैंने इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। जो भाई साहब वाला भी किस्सा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये और उनके जो संबंध हैं अरे उसके हाँ, बाद उन्होंने उन्होंने नहीं, उन्होंने एक शब्द और कहा नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ साहब, कश्मीर हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, कश्मीर हमारे लिए सारी दुनिया के लिए धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है, सेकुलरिज्म का। ये चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया, मैं भूल गया बताना, क्योंकि बहुत जरूरी है बताना। अगर कश्मीर आप ले जाएंगे तो उसी थ्योरी की, इसका मतलब है कि भारत सेकुलरिज्म से हट गया। कश्मीर हमारे यहाँ है तभी तक हिंदुस्तान के हर गांव में मुसलमानों की जिंदगी की आजादी है, नहीं तो फिर हर आदमी कम्युनल हो जाएगा और ऐसा कत्लेआम होगा, मेरी सेना मेरी पुलिस कुछ नहीं रोक पाएंगे हम उसको। इसलिए कश्मीर में हमारा पैसा खर्च होता है, हमारी सेना वहां है, सब कुछ हमको कश्मीर के लिए करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब ये देखिए, एक चीज को उन्होंने एक सिद्धांत के साथ जोड़ दिया। और वहीं से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको भाई साहब कह सकता हूं। जी, अब आप बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल। और ये चंद्रशेखर जी का एक छोटा सा किस्सा मैं और बताता हूँ। वो आपको याद जी होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कश्मीर के उग्रवादियों से बात करने की पहल जताई थी। और उस समय जी जी काफी उनके ऊपर काफी आलोचना उनकी हुई। तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, वो तो ऑन रिकॉर्ड था। तो मैंने उनसे पूछा था जी कि चंद्रशेखर जी, आप ऐसे इन लोगों से क्यों आप बात कर रहे हैं जो भारत के संविधान में ही यकीन नहीं करते हैं। तो आप क्या क्या हासिल करेंगे। तो कहा कि देखिए, उनको मालूम है कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो भारत के संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री हूं। तो इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली तो मुझे स्वीकार कर लिया ना। तो इसका मतलब वो भारत के संविधान के अंतर्गत ही मुझसे बात कर रहे हैं, वो कहते रहे कुछ भी। बिल्कुल तो ये बात जो है कितनी महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि इस तरह का जस्टिफिकेशन आज के जो नेता हैं नहीं दे पाएंगे। वो और कुछ भी आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। तो वो सही अच्छा, बात एक है। बात आपने आपने पूछी थी जो मैं
भूल गया इससे पहले कि जो आपने जो अंतर यहाँ का और भारत का और मैं वहां क्यों रह गया वो संक्षेप में वो बता दूं। पहली बात तो यह है कि मुझे धीरे धीरे मजा आने लगा बीबीसी में, और जिस तरह की मुझे जिम्मेदारियां मिली और जिस तरह के लोगों को इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, और फिर जो बीबीसी का संवाददाता बनने का जो एक दायित्व मैं समझता हूँ था, और उस तरह की जो जो चीजें करने को, उसके बाद फिर रेडियो टेलीविजन ऑनलाइन हर जगह काम किया है। और बहुत कम लोग हैं जो कम से कम हिंदी भाषा से आते हैं और फिर अंग्रेजी में भी काम कर पाते हैं, और तीनों विधाओं में। हम लोग तो हिंदी वाले हैं संतोष जी, आप जानते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी के पत्रकार हो गए। तो वो एक वजह थी, एक आकर्षण। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बात नहीं होती। जब जनसत्ता शुरू किया तो मेरे तीन मित्र, बनवारी जी और सतीश झा और हरिशंकर व्यास, इनको जो है असिस्टेंट एडिटर बनाया था प्रभाष जोशी जी ने। तो मुझे भी ऑफर किया था, बाद में भी कहते रहे, लेकिन मैं किसी ना किसी वजह से नहीं जा सका। इसी तरह से रज्जू बाबू ने मुझे कहा था। तो उसके बाद जब चैनल शुरू हुए, उसके बाद राजेंद्र माथुर जी को आप इशारा कर रहे हैं, रज्जू बाबू उनका नाम जी जी जी, राजेंद्र माथुर, नवभारत टाइम्स के। असल में हम लोग तो, आप जानते हैं, उनको रज्जू बाबू के तौर पे जानते थे। हाँ, लेकिन दर्शक नहीं जानते ना, दर्शक के लिए, दर्शक को ये प्यारा नाम नहीं पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो जो है एक तो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने बीबीसी में इतने समय काम किया, और लेकिन मैं अपने को मैंने भारत से कभी काटा नहीं। आज भी अच्छा, भारत पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूं। वो ये, आपने तीसरे प्रधानमंत्री का जिक्र छोड़ दिया, वीपी सिंह का। जी जी, वीपी सिंह, उनका कोई अनुभव बातचीत का? देखिए, वीपी सिंह जी के साथ तो जब वो मंत्री थे तब से मैं उनको जानता था, और उसके बाद बहुत बार उनसे इंटरव्यू किया। लेकिन 1989 का जो चुनाव है, जिसमें आप भी लोकसभा में जीत कर आए थे, तो पहला इंटरव्यू उन्होंने बीबीसी टेलीविजन के लिए, मैं वो चुनाव कवर करने गया था 1989 का, एक यहाँ की टीम लेकर। और 1989 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो पहला इंटरव्यू दूरदर्शन से भी पहले, वो किसी अखबार या किसी टेलीविजन से पहले किया था, और उसकी काफी आलोचना हुई थी कि भाई आपने बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया और हमें इंटरव्यू नहीं दिया। और उसमें क्या होता है, देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों का जो है, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। और वीपी सिंह जो है उस मामले में काफी हमें मतलब जिसे कहते हैं अप्रोचेबल थे। अब वो मुझे अप्रोचेबल थे, मैं समझता हूँ बीबीसी को अप्रोचेबल ज्यादा थे, क्योंकि मैं तो बीबीसी के लिए काम करता था और करता हूँ। तो मैं कोई उस तरह की चीजें जो है चंद्रशेखर जी जैसे बता देते थे, उस तरह की बातें आप वीपी सिंह से नहीं सुन सकते। वीपी सिंह ज्यादा जिसे कहते हैं कॉशियस थे, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन अगर बोलते थे तो फिर वो अपने जो उनको कहना होता था वो कह लेते थे। उस तरह के लोग ये जो समाजवादी विचारधारा से जो लोग आते हैं, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस से बात करके बड़ा अच्छा लगता था। और उनसे काफी ऐसी जिसे आप कहते हैं खूब उलझ रहे हैं दोनों तरफ से, कठिन सवाल उन्हें बड़े अच्छे लगते थे, और कभी वो कठिन सवालों से भागते नहीं थे। और जो मैं देखता हूं, जो दूसरे जो कांग्रेस की जो परिपाटी से जो नेता आए हैं, वो कठिन सवालों से हमेशा भागते रहे हैं। और इसमें मैंने देखा है कि चाहे वो राजीव गांधी भी क्यों ना हो, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी, मुझे याद है, वो तो इतने मंत्री पद पर रहे। तो एक बार मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो मेरे जो ससुर जी हैं उनके वो मित्र थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वो जब यूनियन के प्रेसिडेंट थे तो हमारे ससुर जी एक साथ, डॉक्टर पंचानंद मिश्र, वो भी एक साल पहले उनसे जूनियर थे, और वो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। तो वो तो मुझे अपना दामाद की तरह से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जब मैंने स्टूडियो में इंटरव्यू करना शुरू किया तो एकदम, वहां तो हम मियाँ जी किसी के यार नहीं। तो कहा कि अरे बेटा, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे। कहा देखिए, मैं अब आपका बेटा हो सकता हूँ, स्टूडियो में तो मैं बीबीसी का पत्रकार हूँ। तो वो जो बात है,
मैं समझता हूँ तब और आज के जो एक इसके अलावा मैं कहूंगा कि शालीनता जो है। मैं गुजराल साहब विदेश मंत्री थे, मैं उनसे मिलने गया और विदेश मंत्री थे तो बहुत बिजी थे, तो मैंने अपना और अपॉइंटमेंट के साथ गया था। तो आधे घंटे तक कोई खबर नहीं, तो मैं अपना कार्ड छोड़कर और लिख कर कि मैंने आधे घंटे इंतजार किया, मैं चला गया। ये उस जमाने की बात है, तब मोबाइल फोन नहीं होते थे। जब तक मैं घर पहुंचा हूं, गुजराल साहब के 2 फोन पर्सनली मेरे घर आ चुके थे लैंडलाइन पर। और उन्होंने और फिर मैंने और उसमें आखिरी मैसेज ये था कि जैसे ही जब भी घर आओ, चाहे कितनी रात हो, मुझे फोन करें। तो गुजराल साहब को मैंने फोन किया और उन्होंने माफी मांगी कि नरेश मैं भूल गया और इतना बिजी था समय। और आज अभी 3-4 साल पहले का मैं उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी के जो हैं एक बड़े कोई इलेक्टेड नेता भी नहीं, लेकिन उनके वर्किंग कमेटी के मेंबर और कम्युनिकेशन के उनके बड़े आदमी, उनको मैंने मिलने के लिए टाइम मांगा। और जो उन्होंने टाइम मांगा उस समय पहुंचा, वहां कोई सूचना नहीं थी। उसके बाद वो आए, थोड़ी देर इंतजार करके वो कहा कि अभी आप बैठिए। और मैं बैठा रहा, आधे घंटे मैंने इंतजार किया और वो वही अपना कार्ड पे वो मैसेज लिखकर चला गया। उसके बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आज की, हाँ, ये आज के नेता हैं, कोई शालीनता नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं गुजराल साहब की नहीं कह रहा, और भी कई मेरे उदाहरण हैं इस तरह के, जिन्होंने अगर हो गए या किसी तरह से अपॉइंटमेंट पे नहीं आए तो उन्होंने पर्सनली फोन करके माफी मांगी जो है, और फिर उसके तुरंत बुलाया। तो ये जो जो फर्क है। अच्छा, इससे पहले हम भूल जाऊं, जो फर्क आप पूछ रहे थे भारत का और यहाँ की पत्रकारिता का, मैं समझता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा फर्क है, वैसे तो दोनों तरह से काम, पत्रकार का जो काम है, कोई जो जो युवा पत्रकार इस शो को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों का काम जो है कठिन काम है। ये अगर आप ये इसके ग्लैमर के पीछे मत जाइए। इसमें हमें, अगर आपको वाकई अच्छा पत्रकार बनना है तो आपको एक तो जिज्ञासा होनी चाहिए और एक आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको बैठे बैठे नहीं होता। ये आपने सोच लिया कि गूगल से सब मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको असल में रिसर्च करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि जिस तरह के प्रेशर भारत में इस समय है, और जो मैं काफी ये मानता हूं कि भारत में इस समय प्रेशर बहुत ज्यादा है। राजनीतिक प्रेशर है, इसके अलावा बिजनेस वाले प्रेशर हैं, और इसके अलावा जो कंपटीशन का जो प्रेशर है, जो मैं समझता हूं कि उसमें लोग जो है बेसिक जो गुर है पत्रकारिता का वो भूल जाते हैं। वो है कि आपको स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा देर से खबर दीजिए, लेकिन सही खबर दीजिए। थोड़ा सा उसमें टाइम लगाइए, पूछिए। मतलब हमारे यहाँ बीबीसी में रूल है 2 सोर्सेज का। जब तक 2 सोर्सेज से 2 सोर्सेज हैं, उनसे जब तक कंफर्म नहीं हो जाए खबर, तब तक हम नहीं देते, अनलेस वो जो सोर्स है अपना बीबीसी का कोरेस्पोंडेंट है। तो इस तरह का हमारे यहाँ तो है, ये खबर है। हाँ नरेश जी, मैं यहीं पे जानना चाह रहा हूँ, पिछले 7 साल से जिस तरह से आपने पहले का जिक्र किया कि जो लोग लंदन आते हैं या आप हिंदुस्तान आते हैं इजीली अप्रोचेबल हैं, पर ये जो 7 साल की सरकार है श्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनमें से कोई अनुभव है आपके पास किसी तरह का? इनकी बात का, चीत का, व्यवहार का कुछ आपको अच्छा लगता है पहले वाले नेताओं से, या बहुत अच्छा नहीं लगता, सुधारने की जरूरत है? देखिए, मैं ये कहूंगा दरअसल ये सिर्फ बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बात नहीं है। दरअसल राजनीति का इतने समय जो क्षय हुआ है, ये उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के ही लोग कोई बहुत अप्रोचेबल नहीं थे। मंत्री जो पिछली जो सरकार के लोग थे, अब कितने लोगों से आप इंटरव्यू कर लेते थे। अब ये हो गया है कि अब उससे भी कम हो गया, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। और बाकी जिस तरह से केंद्रीकरण हो गया है चीजों का, हर चीज जैसे पीएमओ से, अब हम और आप जिस पीढ़ी के हैं, हमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी याद है।
इंदिरा गांधी का जो काम करने का स्टाइल था सब कुछ पीएमओ से होता था। ये नरेंद्र मोदी की जो गुरु हैं वो तो इंदिरा गांधी हैं। वो उसी तरह से चलते हैं कि सब कुछ अपने आप। अब देखिए भारत के अर्थशास्त्री दुनिया भर में छाए हुए हैं। क्यों नहीं आप मनमोहन सिंह जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढ के आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देते, लेकिन नहीं, सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। और जो है इस समय आर्थिक स्थिति जो भारत की है वो एक तरह से इट्स क्राइंग आउट फॉर एन इफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब वे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये जो हमारी स्थिति है वो कह रही है कि हमारे पास एक बहुत ही प्रभावी अर्थशास्त्री की जरूरत है, जो कि ऐसा नहीं है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी अर्थशास्त्रियों को नहीं लाए, लेकिन उनको कोई ऐसा पद नहीं दिया। हाँ, जैसे सुब्रमण्यम जी आए, वो अरुण जेटली के अंदर ही काम किया, उनको कोई बहुत ऐसी फ्रीडम नहीं थी। इसी तरह से जो पाणिग्रही जी आए, वो भी बड़े नामी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल पावर जब तक आपके पास नहीं होगी, जो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को दी थी। मनमोहन सिंह एकदम खुली छूट थी, और मनमोहन सिंह जी ने इसीलिए हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। इसीलिए आपने जिस बात को कहा इशारा, अफसोस ये है कि ये सारे सवाल जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं या सरकार से जुड़े हैं, ये सारे सवाल हमारे समाचार जगत से भारत के गायब हो गए हैं। और टेलीविजन न्यूज ने तो एक नई तरह का अध्याय शुरू किया है। आपने जब पत्रकारिता की, ये मैं आखिरी सवालों में से आपसे पूछ रहा हूं, जब पत्रकारिता आपने की और आज की पत्रकारिता देख करके एक टिप्पणी तो आपने की, पर इस स्थिति को देख करके कि जो ज्वलंत सवाल हैं जिनसे देश के भविष्य का निर्णय होने वाला है, वो सवाल भी समाचार पत्रों में, और समाचार पत्र तो आजकल असर कम डालते हैं, टेलीविजन बहुत ज्यादा असर डालते हैं, उसको देख के आपको लंदन में बैठ के कैसा लगता है? क्योंकि नेट पे आप सब देखते होंगे हिंदुस्तान की खबरें, खासकर टेलीविजन से। संतोष जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भारत में जो खासकर जो टेलीविजन के जो मीडिया के जो पत्रकार है, मैं खुद भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ, हम लोग भारत में हमारे साथी लोग स्टोरीज नहीं कर रहे हैं। ये आप जो बात कह रहे हैं ना, जो असल में जो हम लोग पत्रकार लोग हम स्टोरी ढूंढ के लाते हैं, और इतना सारा राजनीतिमय मामला है। 70% टेलीविजन की खबरें राजनीति की हैं, और उसमें भी 3-4 डिबेट आप कर रहे हैं, ज्यादातर उसमें राजनीति की होती है। अब स्टोरीज की बात मैं करूँ, जैसे एक छोटी सी घटना आपको, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है यहाँ पर टेलीविजन के सीरियल्स भारत में नेटफ्लिक्स और जो अमेज़न वगैरह में, अमेज़न प्राइम पर आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी गालियां, भद्दी गालियां का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने नहीं देखी कोई भी रिपोर्ट, मतलब आपके उस पर भी नहीं देखी, प्रिंट मीडिया में भी नहीं देखी। भाई किसी को आप बुला के आप क्यों नहीं इस पर एक डिस्कशन करते? भाई आप क्यों ऐसी ऐसी गालियां आप देते हैं, और महिलाओं से आप गालियां दिलवा रहे हैं उस तरह की? उसकी कोई स्टोरी लाइन देखिए। मैं ये मानता हूं कि मैं कोई सेंसरशिप का के हक में नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को स्टोरीज करनी चाहिए, और इस तरह की कहानी क्यों नहीं आप इस पर एक डिबेट करते? भाई क्यों नहीं आप फिल्म के उन प्रोड्यूसर से पूछते कि भाई क्या जरूरत थी आपको इन गालियों की इसमें डालने की? लेकिन ये स्टोरी आप नहीं करेंगे। इसी तरह से फॉलो अप नहीं होता स्टोरीज का। आपने कोई बहुत बड़ा कोई एक स्टोरी ब्रेक कर दी, और उसमें ब्रेक करने के बाद में आपने उस दिन तो आपने काफी छा गए, कि उसके बाद क्या हुआ उसको हम क्यों नहीं करते हैं भाई? उस पर आप क्यों नहीं डिबेट करते हैं? इसी तरह से जो है इस समय जो है कितने सारे हमारे जो युवा लोग हैं परेशान हैं बेरोजगारी को लेकर, और अपने जो पढ़ाई, जो उनके एग्जाम वगैरह नहीं है, इस पर स्टोरीज क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप? तो मैं समझता हूं कि ये एक जो है बड़ा इशू है। दूसरा इशू मुझे लगता है कि जो भारत से और वेस्ट से हमको अलग करता है, हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ ये जैसे आपने ये मैंने ये सीरियल का उदाहरण दिया, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भारत में हम अपने आप को
रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर हम तो इन लोगों को खुद समझ में आना चाहिए। आप यही लोग हैं जो कहते हैं कि सेंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तो सेंसर का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, सेंसर ना होने का। इसी तरह से हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों नहीं है? यहाँ ब्रिटेन में ऑफकॉम नाम की एक संस्था है, कोई वो सरकार की नहीं है, सरकार से अलग है, इंडिपेंडेंट है। उसके पास आप कोई भी शिकायत लेकर जा सकते हैं और उसका जो निर्णय है आपको मानना होता है। तो इस तरह के जब तक आप नहीं करेंगे, कैसे आप अपने आप तो आप रेगुलेट तो कर नहीं रहे हैं। जब भी कोई बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो आप सेंसर कर रहे हैं, आप हम पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी तो भी तो समझिए ना भाई। आप जो है कोई भी स्टोरी लेकर चला देते हैं, आप उसको चेक नहीं करते हैं, फिर उसके बाद कहता है, उसके बाद में माफी नहीं मांगते हैं। आप देखिए, गलत टेप हमारे क्यों ये है भैया? अगर कोई गलत टेप भी दब जाए, आप क्यों नहीं कहते थे भाई ये तकनीकी खराबी से ही ऐसा हुआ है और क्षमा कीजिए? हमारे यहाँ माफी मांगने की कोई प्रथा ही नहीं है भाई। सबसे गलती होती है ना, वो आप जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, आप उसको सुधारिए। हम लोगों के साथ ये है कि हम बीबीसी में ऐसा, पहले बात तो पहले ही बहुत सोच समझ के, हम जब तक फैक्ट चेक नहीं करेंगे तब तक खबर नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो तुरंत सबसे पहले माफी मांगते हैं कि नहीं ये गलत हो, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है अपने दर्शक, अपने पाठक के प्रति, अपने श्रोता के प्रति है, और किसी के प्रति होनी ही नहीं चाहिए। अब आपको कोई कहे कि नहीं आप खबर चलाइए, आप चला देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं आखिरी सवाल 2 हिस्सों में पूछता हूं और दोनों के जवाब आप एक साथ दे सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता में पत्रकार रहे और रिपोर्टर रहे हों या संपादक रहे हों, ऐसे कितने लोग आपको याद हैं आपकी समझ से जिन्होंने भारतीय दर्शक या भारतीय पाठकों के ऊपर थोड़ा प्रभाव छोड़ा है आपकी नजर में? और दूसरा, आखिर में आप भारतीय पत्रकारिता को, चूंकि आप लंदन में बैठे हैं, क्या सलाह देते हैं, अपनी सलाह? देखो, सलाह तो मेरी वही है जो मैंने पहले बताई, स्टोरी कीजिए। आप जो है, आपकी जिम्मेदारी आपका दर्शक, पाठक, श्रोता है। आपकी जिम्मेदारी जो है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। एक तो ये बड़ी समस्या है कि आप बिजनेसमैन अब एडिटर हो गए हैं। हमारे समय ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ बिजनेसमैन गोयनका जैसे लोग थे, कभी दखल नहीं देते थे, बल्कि आपको प्रोटेक्ट करते थे किसी तरह के प्रेशर से। और ये बात जो है, अब देख, अगर आपने नाम पूछा है तो मैं 2 नाम लूंगा जिसमें एक नाम पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, वो एमजी अकबर। एमजी अकबर ने बहुत प्रभाव डाला था। आज भी मुरादाबाद दंगों की जो एमजी अकबर की जो रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि भारत के युवा पत्रकारों को पढ़नी चाहिए कि किस तरह से दंगों की रिपोर्टिंग की होती। और एमजे अकबर राजनीति में आकर वो तो फर्स्ट क्लास जर्नलिस्ट थे। उसके बाद वो, मैं मतलब वो माफ करेंगे मुझे अगर इसको सुन रहे हैं, कि वो थर्ड क्लास पॉलिटिशियन बन गए। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा, हमारे और आपके मित्र जिनको आप गुरु मानते हैं, हम भी गुरु मानते हैं, लेकिन हमारे मित्र भी थे, एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिनका योगदान है आज तक जो आज है, वो तो उन्हीं ने स्थापित किया था। और उस समय जो है, तो आज भी लोग जो है मानते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, एसपी के कितने राजनीतिक नेताओं से दोस्ती थी, लेकिन कभी उन्होंने क्या अपने अखबार में उसको प्रभावित होने दिया? नहीं होने दिया। इसी तरह से जो पुराने जो लोग थे, जिन लोगों को, अरुण शौरी जब पत्रकार थे, हालांकि वो कैंपेनिंग जर्नलिस्ट थे, और मैं ये मानता हूं कि जर्नलिस्ट और कैंपेनर 2 अलग होने चाहिए। हम लोगों का काम कैंपेन करना नहीं है, हम लोगों का काम न्यूज देना है। ये लोगों को तय करने दीजिए उस न्यूज के पर आधारित होकर कि आप, जैसे हमारे यहाँ लोग बहुत ही टिप्पणी करते हैं, अपना प्रीच करने लगते हैं कि अब सरकार को ये करना चाहिए। अरे आप फैक्ट सामने रख दीजिए, लोग खुद ही तय कर लेंगे क्या करना चाहिए। आप क्यों कौन होते हैं बताने वाले? हाँ, इसी तरह से मैं ये मानता हूं कि जैसे अब नाम आप कह रहे हैं, प्रभाष जोशी का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उन्होंने मुझे खुद बताया था, देवीलाल से उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो देवीलाल ने उनको, एक किसी पत्रकार की देवीलाल ने सिफारिश की कि
कि प्रभाष जी, आप ये बड़ा अच्छा होनहार बच्चा है, इसको आप अपने जनसत्ता में नौकरी दे दीजिए। जानते हैं प्रभाष जी ने क्या कहा? देखिए चौधरी साहब, आप जब मंत्रिमंडल बनाते हैं तो आप मुझसे तो नहीं पूछते ना, या मैंने कभी कहा आपको किसको मंत्री बनाइए? तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि आप इस व्यक्ति को जॉब दीजिए? आप इससे कहिए कि अप्लाई करे, अगर उसमें कुछ लगा तो हम उसको नौकरी दे देंगे, और वो इस लायक नहीं था, वो बच्चा जिसको मतलब उसकी उतनी जानकारी समझ नहीं थी, उसको नौकरी नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के जो लोग हैं, हिंदी हिंदी में इस तरह के लोग थे, अंग्रेजी में एच के दुआ हैं, आज भी हैं, और उनसे बात, बल्कि आपको अगर समय मिले तो उनसे उनसे जरूर आप बात कीजिए, उनके पास बहुत सारे किस्से जरूर। हैं। हाँ, इसी जी। इसी तरह से इंदर मल्होत्रा। अब ये इंदिरा मल्होत्रा जो हैं, उनकी इंदिरा गांधी पर किताब है, इंदिरा गांधी पर वो काफी जानते थे इंदिरा गांधी को, लेकिन वो क्रिटिकल किताब भी है। तो इस तरह से, बिल्कुल। और आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। और ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ये चैनल हाउसेस कंट्रोल करते हैं, तो उसमें भी जो है उनको ये लगता है कि इसमें कुछ पैसे बन जाएं, तो ये सब बिजनेस माइंडेड में, बिजनेस कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट अलग होने चाहिए जिसमें लोग इंडिपेंडेंटली चीजों को सीखें। बिल्कुल। नरेश जी, हम बातचीत समाप्त करें, हमने टाइम थोड़ा सा, मैंने बीच में रिक्वेस्ट की अपने यहाँ की कुछ टाइम बढ़ा दें। मैं आखिर में एक किस्सा अकबर साहब को की हिम्मत का आपको बता करके समाप्त को, ये प्रोग्राम को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अकबर साहब ने टेलीग्राफ निकाला, और उन दिनों विज्ञापन नहीं मिलते थे। सबसे बड़ा विज्ञापन आता था ओनली विमल का, धीरू भाई अंबानी का, जो कि 60,000 रुपए हफ्ते का होता था। टेलीग्राफ के लिए बहुत बड़ी रकम थी। नया अखबार शुरू हुआ था, विज्ञापन आते नहीं थे, लेकिन अकबर साहब एडिटर थे, तो वो रिपोर्ट ऐसी करते थे कि लोगों की नजर में आती थी। बंबई में बड़ी पत्रकार हैं ओल्गा टेलिस, जो ब्लिट्स की स्पेशल करस्पॉन्डेंट थी। बाद में ब्लिट्स के बाद वो टेलीग्राफ में आ गई। ओल्गा टेलिस ने एक रिपोर्ट की धीरू भाई ओनली विमल के ऊपर, धीरू भाई अंबानी के ऊपर। एक हफ्ते उन्होंने रिपोर्ट की, वहां से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरे हफ्ते जो फॉलोअप रिपोर्ट आप कह रहे हैं फिर की। अब धीरू भाई के यहां से अविक सरकार साहब को मैसेज आ गया कि आप इसको रोकिए, नहीं तो हम विज्ञापन बंद कर देंगे आपका। अकबर साहब ने उसी दिन, जैसे ही अविक सरकार ने उनको कहा, अविक साहब बहुत ही लिबरल आदमी है, उन्होंने कभी किसी संपादक के ऊपर अपने दबाव नहीं डाला। इतने बड़े, इतने अखबार उनके निकलते थे, रविवार उनका था, संडे उनका था, टेलीग्राफ था, आनंद बाजार के वो खुद ही एडिटर थे, कभी किसी दबाव नहीं डाला। आविक बाबू ने अकबर साहब को बताया, अकबर साहब ने ओल्गा टेलिस को फोन किया, कहा ओल्गा फॉलो अप स्टोरी और करो। फॉलो अप स्टोरी हुई तीसरे दिन, और उस फॉलो अप स्टोरी के बाद विज्ञापन बंद कर दिया धीरू भाई अंबानी ने टेलीग्राफ का। अकबर साहब खबरों को सूंघते थे, जो आपने कहा ना कि इतने कमाल के जी, संपादक थे, अकबर साहब कमाल की जर्नलिस्ट भी हैं। अकबर साहब बिल्कुल। में दोनों चीजें बहुत खास हैं। पर अब मैं आपकी उस राय से सहमत हूं, वो भी हमारे सीनियर हैं, अग्रज हैं, पर हाँ, वो पॉलिटिशियन बन के वो उन्होंने अपने उस आभा का सत्यानाश कर दिया जिसकी वजह से देश में वो जाने जाते हैं। आज भी उनके जो कॉलम आते हैं वो कॉलम पढ़ने लायक होते हैं, भले ही वो घूमे हुए होते हैं, पर फिर भी जो भाषा, जो संदर्भ वो लेते हैं, वो कमाल का है। तो मैं इस प्रोग्राम को, ये जानकारी मैं इसलिए मैंने दी क्योंकि आपने अकबर साहब का नाम लिया, और हम देखिए, लोगों को। मैं तो इसमें आपको भी इसमें जोड़ूंगा कि आपने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन आपने समझ लिया बहुत जल्दी कि ये अपने बस की बात नहीं है। आप इस कीचड़ से बाहर निकलिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहिए। और इस तरह की ये जो जरूरी है इन चीजों को समझना। और एमजे कह के हम उनको पुकारते रहे हैं हाँ, दोस्तों बिल्कुल में। बिल्कुल। तो एमजे अकबर बिल्कुल। जो है, एमजे को मैंने कहा भी एक दो तीन बार कि आप जो है अच्छे पत्रकार, आप कहाँ कहाँ फंस गए हैं। कहा कि नहीं, अब जो है मुश्किल है। और अकबर अब साहब, नहीं देखिए, नहीं नहीं, अकबर साहब सपना लेके गए थे, क्योंकि अकबर साहब ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ एक होटल है क्लैरिजेस, उसके कॉफी शॉप में।
और वो मुझसे कहना चाह रहे थे कि तुम क्या सोच रहे हो, इसीलिए बुलाया, खाली हम ही दोनों थे। जी मैंने कहा भाई साहब अब क्या करेंगे आप यहाँ जाके, बस एक सेंटेंस मैंने कहा। उनके दिमाग में सपना था, क्योंकि हम बहुत मन से वो हमको अपना मानते थे, और उन्होंने बहुत मुझे गाइडेंस दी। और बल्कि मैं उन भाग्यशाली जर्नलिस्टों में हूँ जिनकी स्टोरीज रविवार से ट्रांसलेट होके उदयन शर्मा जी की और मेरी संडे में जी छपती थी और हंगामा करती थी। रविवार की नहीं करती थी, संडे वाली सब हंगामा करती थी। नरेश जी, उन्होंने जो मैं उनको समझा, वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो हम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बदल देंगे। ये उनका सपना था, जो शुरू से सपना रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए। पर अब जो सपना देखते हैं लोग, वो वास्तविकता को भूल जाते हैं। वो जब वहां गए तो कुछ नहीं कर पाए, विदेश मंत्री होने के नाते भी कुछ नया नहीं कर पाए, और उसके बाद तो कर ही नहीं पाए, उनके ऊपर आरोप लग गया। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कुछ जीवन के जिसको कहते हैं अंतर्विरोध हैं, पर अकबर को एज ए जर्नलिस्ट तो उनका कोई सानी अभी नहीं है। जिस तरह संपादकों में बिल्कुल। सुरेंद्र ये मैं प्रताप सिंह जी को आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया, आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया, उसी तरह न्यूज को पहचानने में और अपने रिपोर्टर की पीठ पे हाथ रखने में अकबर साहब आखिरी हद तक चले जाते थे। बिल्कुल उनकी बिल्कुल, वो रिपोर्ट के जिस तरह से रिपोर्टर के ऊपर कोई इस तरह तो वो की अकबर आज मैं साहब अपने समझ, ये जो नहीं नए हारते। पत्रकार हैं उनको ऐसी कमी महसूस होती है, वो उनके पास इस तरह के संपादक नहीं है। बल्कि इस समय जो ये चैनलों के जो संपादक हैं और अखबारों के भी संपादक हैं, इनकी अपनी भी ट्रेनिंग नहीं हुई है ठीक से। तो असल में ये बड़ी समस्या मुझे कभी कभी बल्कि कोफ्त होती है, क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों को ट्रेन किया है, कई सारे लोग तो बड़े सक्सेसफुल पत्रकार भी हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि अगर मैं इसको इतना सिखा देता, इतना मैं इसको बता देता कि इसको आप इस तरह से सवाल को पूछ लो, और ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते भाई, इस पर आप इतनी ये रिसर्च थोड़ी सी और कर लेते, आपने इतनी स्टोरी इससे बिल्कुल निकल गई, आपने बीच में छोड़ दिया। तो ये जो कोफ्त होती है, मैं समझता हूँ आप भी ऐसा सोचते होंगे। और अकबर के बारे में बिल्कुल सही है कि वो लिखते इतना अच्छा है, और चीजों को किस तरह से आप स्टोरी को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको आखिरी जैसे शुरू करते हैं आप कहानी, लोग एकदम, लोगों को लगता है कि अच्छा हमें पूरा बिल्कुल पढ़ना है, और पूरा पढ़ के ही बिल्कुल आप छोड़ दें। आज कितनी कहानियां हैं, जो कितनी स्टोरीज हैं, आप कितने लेख हैं आप पूरा पढ़ पाते हैं भाई। तो ये जो मैं ये नहीं कह रहा कि आज के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस की उनको कमी है, उनको ट्रेनिंग की कमी है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत नरेश जरूरी कौशिक जी, नरेश कौशिक जी, अब हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं, पर ये आपसे वादा लेके प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, और आपको बुला करके जो आपके अनुभव हैं वो आज के पत्रकारों को और आज के दर्शकों को जानने चाहिए, क्योंकि यही अनुभव उन्हें रिच बनाते हैं या धनी बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन नरेश कौशिक जी इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि हम एब्रप्टली उन्हें टोकना नहीं चाहते थे, और मैंने रिक्वेस्ट की, यहाँ से लिख के भी मैसेज भेजा कि कंप्यूटर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि वो अपने आप काट ना दे प्रोग्राम को। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, और है। आगे फिर मिलेंगे इस बात पर। आज का बहुत प्रोग्राम धन्यवाद सचमुच आपका बहुत अच्छा था। मुझे समय आपको देने के बहुत लिए। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।